हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक था वो चल रहा था अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। तो अर्थशास्त्र को 5 वर्गों में बांटा गया था। तो पहला मैंने बताया था धन संबंधित परिभाषाएं, यानी आपको धन संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो धन संबंधित परिभाषा में मैंने आपको बताया था धन ही अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री का केंद्र बिंदु माना है। ये जो परिभाषा दी हुई है धन संबंधित परिभाषा में धन ही को सब कुछ माना है। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। इसमें एडम स्मिथ, वॉकर सीनियर मिलादी द्वारा परिभाषाएं दी गई थी। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी द वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक थी, वो जो एडम स्मिथ हैं उनके द्वारा लिखी गई थी 1776 में। तो धन संबंधित परिभाषाएं एडम स्मिथ के द्वारा इसमें परिभाषा दी गई थी। धन की प्रकृति एवं उसके कारणों की खोज से ही संबंधित विज्ञान है। उसके बाद जेबीसी ने भी दी थी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है, यानी इसमें जो धन संबंधित परिभाषा है इसमें धन को ही एक विशेष सामग्री का एक केंद्र बिंदु माना है। मैंने आपको अच्छे से ये करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कल्याण संबंधित परिभाषाएं। इसमें मार्शल, पीगू, कैनन द्वारा भी परिभाषाएं दी गई हैं। तो मार्शल, पीगू और कैनन द्वारा परिभाषाएं, इसमें धन मनुष्य के लिए है, नहीं कि मनुष्य धन के लिए है। यानी जो धन है वो मनुष्य के लिए हो सकता है लेकिन मनुष्य धन के लिए है, ये बात गलत है। ठीक है, यानी धन मनुष्य के लिए है लेकिन मनुष्य धन के लिए नहीं है। तो मैंने आपको अच्छे से कराया था। मतलब कि इसमें जो कल्याण केंद्रित परिभाषा है, जो वेलफेयर्स ओरिएंटेड डेफिनेशन है, इसमें अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि इसमें धन को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। जो कल्याण केंद्रित परिभाषा है इसमें मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन धन संबंधित परिभाषा और कल्याण संबंधित परिभाषा में क्या डिफरेंस है? धन संबंधित परिभाषा में धन को सब कुछ माना है, धन को ही केंद्र बिंदु माना है, मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना है। लेकिन जो कल्याण संबंधित परिभाषा है इसमें धन को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, इसमें मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि आपको भी पता है धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए है। ठीक है, जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मानव तथा मानव कल्याण ही था। धन जो इसका उद्देश्य था, धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन था, न कि धन मनुष्य के लिए था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया दुर्लभता में बताया था किसी वस्तु की मांग किसी पूर्ति से कम हो जाती है तो वो क्या है, दुर्लभता की स्थिति होती है, स्कैर्सिटी की स्थिति होती है। उसमें रॉबिन्स और फ्रीडमैन ने भी परिभाषाएं दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था आवश्यकता रहित परिभाषाएं कौन सी होती हैं। आवश्यकता रहित परिभाषाओं की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको उसकी विशेषताएं थी वो भी कराई थी, आलोचना थी वो भी कराई थी। तो मैंने आवश्यकता रहित परिभाषाएं भी आपको जे.के. मेहता द्वारा जो बताई गई हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन थी विकास संबंधित परिभाषा, जो सैमुअल्स ने दी है। और विकास संबंधित परिभाषा के बारे में आज मुझे बात करनी है। विकास संबंधित परिभाषा के बारे में आज मुझे आपको बताना है विकास संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं। तो आज उसके बारे में भी आज बात कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है विकास केंद्रित परिभाषा, ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन। अब ग्रोथ का मतलब है विकास, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है ग्रोथ माने वृद्धि होना। तो वृद्धि का मतलब अब आओ ये पढ़ते हम रीड करते हैं। सैमुअल्स ने अर्थशास्त्र को विकास के संदर्भ में परिभाषित किया है, यानी सैमुअल्स ने जो अर्थशास्त्र है उसको विकास ग्रोथ के रूप में बताया, परिभाषित किया है। सैमुअल्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिससे मनुष्य जो मानव है तथा समाज जिसमें जो कोई व्यवसाय है वो रहता है समाज के अंदर, मुद्रा के प्रयोग यानी जो करेंसी है आपके उसके प्रयोग, या इसके बिना सीमित साधन जो आपके सीमित साधन होते हैं को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोग में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं, वो कौन सी परिभाषा कहलाती है? विकास केंद्रित परिभाषा। यानी जो आपके पास सीमित साधन होते हैं, आपको भी पता है सीमित संसाधन है, साधन हैं, उसमें क्या है उत्पादन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं
तथा इनमें वर्तमान और भविष्य में विभिन्न लोग और समाज के समूह उचित ढंग से में वितरित कर सके हैं, उसको कौन बताता है? विकास संबंधित परिभाषा ही बताती है। तो एक बार इंग्लिश में भी लिखा हुआ, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज टू प्रोड्यूस वेरियस commodities over time and distribute them of consumption now and in future among version people and group of society। ठीक है, यानी विकास केंद्रित परिभाषा में बताया है सीमित संसाधनों से असीमित जो इच्छाएं हैं, जो असीमित उत्पादन है, उसको कैसे करना है, उसमें विकास केंद्रित परिभाषा में बताया गया है। यानी कैसे अपने विकास लाना है, किस प्रकार ग्रोथ करनी है, उसके बारे में ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन में बताया गया है। ठीक है, अब जो विकास केंद्रित परिभाषा है उसकी कुछ विशेषताएं दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है सैमुअल्स की परिभाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या पैदा हो जाती है। आपको भी पता है, आपके घर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आपके पिताजी की 10,000 रुपये सैलरी है तो आपके पास क्या है? एक सीमित साधन है, आपके पास सीमित साधन है, लेकिन जो उसकी आवश्यकता है वो असीमित है, अनलिमिटेड है। अब उससे क्या होगा? जो चुनाव की समस्या है वो पैदा हो जाएगी। वो कौन बताएगा? विकास केंद्रित परिभाषा के द्वारा ही बताया जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपके पिताजी की 10,000 रुपये सैलरी है तो आपको क्या है? आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी आवश्यकताएं, वो भिन्न भिन्न तरीक़ा की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। आपको क्या है? चुनाव की समस्या होगी, पहले हम किस आवश्यकता को पूरा करें, तो वो कौन बताता है? विकास केंद्रित परिभाषा में ही बताया जाता है। यानी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से कैसे उपलब्ध कराया जाए, वो कौन बताता है? विकास केंद्रित परिभाषा, ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए। यानी जो आवश्यकताएं हैं जिनकी आप पूरा करना चाहते हैं, जो आपके पास उपलब्ध साधन हैं उनसे ही उचित प्रयोग करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है किसी के साधन आप चुरा के ले आओगे, जो आपके पास अवेलेबल है उसी से अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे विकास केंद्रित परिभाषा को। उसकी जो विशेषताएं हैं दो मैंने आपको बताई। तीसरी है अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगों का सुझाव देना भी है। यानी जो अर्थशास्त्र है, आपको भी पता है उसकी जो आर्थिक समस्या क्या होती हैं। आर्थिक समस्या का मतलब है आपके पास सीमित संसाधन है और असीमित आपकी आवश्यकताएं हैं। जो आर्थिक समस्या, आर्थिक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। उसी जो आपके पास सीमित संसाधन है, जो अपनी आवश्यकताएं उसमें पूरा करने हैं, वो कौन बताता है? अर्थशास्त्र ही बताता है। उसमें अर्थशास्त्र में ही उसके उपाय भी दिए जाते हैं, सुझाव भी दिए जाते हैं, जिससे जो आपकी आर्थिक समस्या है उसका समाधान भी हो सके। ठीक है, समझ गए आप विकास केंद्रित परिभाषा। नेक्स्ट विशेषता लिखी हुई है साधन सीमित तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले हैं, जिनको विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो साधन है, आपके पास जो साधन हैं, जो सोर्सेज हैं वो सीमित हैं, और जो उनको वैकल्पिक प्रयोग वाले हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। साधन मैंने आपको बताया, जैसे आपके पिताजी की जो सैलरी है वो क्या एक साधन है, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए एक साधन होता है। उसके बाद है आर्थिक विकास की प्रकृति या प्रावैगिक है, अतः इस समस्या को शामिल करने से परिभाषा प्रावैगिक हो गई है। उसके बाद प्रोफेसर सैमुअल्स ने चुनाव की समस्या या साधनों के वितरण की समस्या को वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्दा विनिमय प्रणाली
दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में लागू किया है। यानी जो चुनाव की जो समस्या है, जो साधनों के वितरण की जो समस्या है, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली यानी एक्सचेंज प्रणाली होती है, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। और मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या होती है, जिसमें किसी वस्तु को आप लेते हो, उसके लिए मुद्रा चुकाते हो, वो क्या कहलाती है, मुद्रा विनिमय प्रणाली। दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में लागू किया है। फलस्वरूप अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है। तो ये क्या है, एक अर्थशास्त्र की विशेषता है। ठीक है, तो आप ये 7 और 8 पॉइंट भी पढ़ लेना। नेक्स्ट लिखा हुआ, स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा आर्थिक विकास की समस्या को विशेष महत्व देती है और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों को विस्तार प्रदान करती है। विस्तार का मतलब है वो अलग अलग उस चीज़ का विस्तार करती है, फैलाती है। ठीक है, तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।